हेलो गाइस, तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आपका यूजीसी नेट विथ मुसाफिर। तो गाइस, यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए यदि आप जून 2025 के लिए या दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की। तो ये पहला पेपर है जो यूजीसी नेट द्वारा जारी किया जाता है, पहला पेपर है। तो पहला पेपर आप देख सकते हैं। तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं जो इंग्लिश वर्जन वाला है, इंग्लिश वर्जन वाला। तो मैं वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो यदि आपको लगता है कि आपको इंग्लिश वाली देखनी चाहिए तो आप ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाया गया है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट जेआरएफ विथ मुसाफिर। उससे आप जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। मैं एक बार नाम लिख दे रहा हूँ, ये इसका टेलीग्राम चैनल का एक नया पेज लेता हूँ आपके लिए। अरे भैया, तो उसका नाम है नेट जेआरएफ, नेट जेआरएफ सब कैपिटल में लिखिएगा, नेट जेआरएफ विथ मुसाफिर। ये क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और इससे आप जुड़िएगा। इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो पुनः हम आते हैं अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आपको इसमें जानना होगा कि इसमें 10 यूनिट होती हैं और 200 यूनिट के बारे में आपको बहुत गहराई से जानना होगा कि इसमें क्या सिलेबस आता है और पहले पेपर में एनटीए क्या पूछ रहा है, इसमें ट्रेंडिंग में क्या क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, उसके बारे में जानना होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला यूनिट से। सबसे पहला यूनिट से शुरू करते हैं और पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें देखिए, अगर आप टीचर हैं या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका मेन मकसद होता है प्रोफेसर बनना, या फिर पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपका मकसद है कि आपको प्रोफेसर बनना है। तो आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं या अभी भी कहीं कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि शिक्षा, एक शिक्षक क्या कैसे पढ़ाता है, कैसे सोचता है बच्चों के प्रति, या उसके लिए क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या वातावरण होगा तो पढ़ा पाएगा, क्या होगा तो नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, प्रेशर झेलना पड़ता है। तो जो प्रेशर झेलना पड़ता है वो क्या हो जाएंगे, शिक्षक के प्रभाव हो जाएंगे। और उसके क्या क्या क्वालिटी है, गुण है उसकी जो है, तो उसमें आ जाएंगे, उसकी विशेषताएं में आ जाएंगी, विशेषताएं और उसकी अपेक्षाएं में आ जाएंगी। तो सबसे पहले शिक्षक क्या है हम जानेंगे इसमें अवधारणा में। शिक्षण के जो अवधारणा है इसमें जानेंगे कि व्हाट इज टीचर, यानी शिक्षण क्या होता है, उसका फिर से उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यानी क्यों पढ़ाना चाहता है या आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। देन आप पढ़ेंगे शिक्षक का स्तर, है ना, टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें हम पढ़ते हैं 3 लेवल पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्मरण शक्ति, दूसरा पढ़ते हैं समझ और तीसरा पढ़ते हैं विचारात्मक, यानी सोचने समझने की शक्ति। तो जो ये स्मरण वाला होता है ना, ये बच्चों के साथ होता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी चीज़ को रटा मारते हैं, याद करते हैं, बार बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं। वो उसका मतलब समझते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उसको रटा मारते हैं। तो बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो समझते हैं, और जब और बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे बना है, कोई चीज़ कैसे बना है, या फिर कोई सिद्धांत देते हैं, कोई थ्योरी देते हैं या रिसर्च करते हैं, तो किस में आते हैं वो
विचारात्मक मैथ में है, इसमें आता है यानी रिफ्लेक्टिंग टीचिंग। तो अब टीचर हो गया, शिक्षक हो गया। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट इसमें इसी में दिया है शिक्षार्थी। अब देखिए, जितना सहायता या जितना मदद या जितना हेल्प एक टीचर का होता है, उतना उससे ज़्यादा कहीं बच्चे भी का रोल होता है एक क्लास को चलाने में। या टीचर पढ़ा रहा है तो क्लास को कंटिन्यू करने में जितना टीचर हेल्प करता है, जितना टीचर का सम्मान होता है, जितना टीचर का उसमें भूमिका होती है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे की भूमिका होती है। तो इसलिए हम जब शिक्षक पढ़ते हैं तो शिक्षार्थी भी पढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या होती है, फिर किशोर और वयस्क क्या होता है, क्योंकि लर्न में क्या होते हैं, शिक्षार्थी में क्या होते हैं कि किशोर अवस्था भी होता है और वयस्क अवस्था भी होता है। तो इस अवस्था में क्या सोचते हैं बच्चे, क्या करते हैं, फिर जब वयस्क होते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, तो हम लोग जो भी काम करेंगे तो टाइम बेस पर करेंगे कि कोई भी काम टाइम से हो और टाइम वैल्यू हो। अब किशोर वालों में क्या होता है कि उतना टाइम पर ध्यान देते नहीं हैं, एकेडमी पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और कोई आने वाले समय में ज़्यादा चिंताएँ उनको नहीं रहती है। और जो वयस्क वाले होते हैं, इट टाइम बेस होते हैं। इसमें क्या है, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएँ इसमें आती हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक के प्रभाव तत्व। हमने अभी बताया था ना कि अब यदि आप शिक्षक हैं तो हो सकता है आपको जो है एक पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो ये दोनों मिलकर क्या है, ये आपको प्रभाव करता है, चाहे वो प्रभाव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अगर आपको प्रभाव डालता है, यानी शिक्षक के सहायक सामग्री, ठीक है, आप क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आप डिजिटल पढ़ा रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, चॉक से पढ़ा रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, पुराने समय वाला चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसकी आपको प्रभाव डालता है। अभी क्या है कि अभी बहुत कम समय में आपको, जैसे हम पढ़ा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो बहुत कम समय पे आपको हर चीज़ें जो है आपको प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। उसके बाद संस्थागत सुविधाएँ जो है, हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ की सुविधाएँ क्या है, ये हमको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। उसके बाद वहाँ का वातावरण क्या है, बहुत ज़्यादा हल्ला तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी तो हम नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर करता है। उसके बाद ऑफ़लाइन है और ऑनलाइन है। अभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन हो गया। ये और यदि कहीं आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जाके संस्था में पढ़ रहे हैं, तो ऑफ़लाइन हो गया। इसमें ऑनलाइन में क्या है कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मुक्स है। ये जो है, ये आपको पढ़ना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट है, स्वयं है और स्वयं प्रभा। ये आपको पढ़ना होता है तीनों। तो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षक सहायक प्रणाली। अब शिक्षक को सहायक भी करता है बहुत सारी चीज़ें। क्या-क्या करता है कि परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी। देखिए, एक था कि परंपरागत, हम जब पढ़ाते थे या हम पढ़ते थे तो नीचे बैठकर पढ़ना या कलम कापी चाक से लिखना, या बहुत सारी चीज़ थी पुराने समय में जो हमें हेल्प करती थी, चाहे वो हेल्प नेगेटिव थी चाहे पॉजिटिव थी। इस समय क्या हो गया, आईसीटी हो गया, कंप्यूटर बेस हो गया है। तो कंप्यूटर बेस हो गया है तो हमको जो है और आसान कर दिया है टीचिंग, पढ़ाना या पढ़ना। उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन भी करेंगे ना हम पढ़ने के बाद, कि मूल्यांकन करेंगे तो मूल्यांकन के तत्व कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उस शिक्षा है और उसके आधार पर जो क्रेडिट बेस वाला सिस्टम आ गया है, कंप्यूटर बेस वाला सिस्टम, इसमें बहुत सहायक होता है। उसमें बहुत सहायक होता है मूल्यांकन करने में या फिर हमें जानने में। या मान लीजिए हमें हमें किसी चीज़ को जानने के इच्छुक है, हमारे पास किताब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत हम इंटरनेट पर जाएँगे और हम उसको इंटरनेट पे जाएँगे, उसको सर्च करेंगे, हमें तुरंत सारी चीज़ें जो है मिल जाएँगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब नवाचार, ये मूल्यांकन है। ये हमारा था पहला शिक्षक शिक्षक अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड था। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड यूनिट पे चलते हैं। घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसी 2 में बस टाइम लगेगा, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, इसके बाद तुरंत होगा। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा यूनिट क्या है, शोध अभिवृत्ति। शोध यानी रिसर्च। हम देखिए ऑलरेडी जो है हम इंग्लिश वाला वीडियो बना चुके हैं, पीडीएफ वाला, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और ये हिंदी वाला है, जो हिंदी के जो
हमारे फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। तो हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले शोध का अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी उसकी परिभाषा क्या होगा? अगर आप शोध करना चाहते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होगी? उसके बाद उस कितने प्रकार का होता है शोध, ये बहुत पूछता है। उसके बाद उसकी विशेषता क्या होती है? उसमें क्या है कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म, शोध के उपागम, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा-थोड़ा आपको बस इसमें पढ़ना होगा, बाकी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएँगी। उसके बाद है शोध की पद्धतियाँ। पद्धतियाँ मतलब सिस्टम क्या है इसमें? जैसे शोध आप कैसे-कैसे कर सकते हैं? तो आप प्रयोग से कर सकते हैं, उसके बाद विचार से कर सकते हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उससे कर सकते हैं, गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव है और मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। थोड़ी-सी आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी हाँ, ये गुणात्मक और मात्रात्मक क्या होती हैं। उसके बाद शोध, प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। जैसे कि अगर आप शोध करते हैं तो उसमें क्या-क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप शोध कर ले गए, कोई चीज़ किसी चीज़ को शोध करके ले गए आप लिख के, कि कॉपी पर, किताब पर, जो भी चीज़ होता है, लिख के ले गए। तो इसमें क्या इसके फॉर्मेट किस तरह से है, फॉर्मेट कैसे शुरू कर रहे हैं, ये बहुत आपका मायने रखता है। उसके बाद शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। देखिए अभी क्या है कि हमें शोध करने में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अभी हम क्या है आईसीटी बेस पर आ गया है ना, कंप्यूटर बेस पर आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आसान हो गया है करने से। तो अभी हम चलते हैं, ये हमारा हो गया दूसरा भी कंप्लीट हो गया है, अभिवृत्ति टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड। अब हम देखते हैं तीसरा, जो कि तीसरा में कुछ है नहीं, तीसरा में यही है, ये कम्प्रिहेंशन है, बोध है। यानी इसमें क्या है, कुछ करना नहीं रहता है, एक पैसेज दिया रहेगा, गद्यांश जो है दिया रहता है, उसको क्या करते हैं, आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके उसका आंसर आप दे देंगे बस। और आजकल जो आ रहा है ना कम्प्रिहेंशन, बहुत ही आसान आ रहा है, आप आज जो है इजीली पढ़ के उसका आंसर आप दे सकते हैं। ओके, एंड अब नेक्स्ट है इकाई यूनिट 4 है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में इसमें अब क्या पढ़ना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दें हम। सबसे पहले आपको जानना होगा इसके प्रकार। जब अर्थ जान जाएंगे तो इसके प्रकार आप जानेंगे। उसके बाद इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, मतलब इफेक्टिव संप्रेषण कैसा होता है। जैसे होता है ना कि गैरवाचिक, नॉन वर्बल, वर्बल, यानी एक होता है कि आप मान लीजिए मोबाइल से बात कर रहे हैं, हाँ, और एक क्या है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है ना। फेस टू फेस हो गया, मोबाइल से बात कर रहे हैं उससे हो गया, या फिर हम जो है ऑनलाइन वीडियो चैटिंग से बात कर रहे हैं, वो भी एक क्या है, वो जन मीडिया समाज है, जन मीडिया समाज है। मीडिया यानी जो हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसके माध्यम से भी कुछ चीज़ें हमें आती हैं ना, तो भी क्या है कम्युनिकेशन के टाइप्स है। तो इससे सवाल पूछता रहता है। अब आगे देखिए, आगे अगला इकाई नंबर 5 गणित और तर्क, लॉजिकल और गणित इसमें है। इसमें आपको बस पढ़ना क्या रहेगा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसके बाद पढ़ेंगे औसत, और औसत के बाद पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने ये 3 पढ़ लिया तो समझिए आप इस जो 5 क्वेश्चन आता है, इसमें से आप आराम से 5 में 5 भी हल कर सकते हैं, 5 में 4 भी हल कर सकते हैं। यही सबसे मेन चीज़ है। बाकी ये जो है संख्या श्रेणी जो आता है, जैसे होता है ना कि यहाँ मान लीजिए 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, बीचवा में खाली दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, हाँ, 1 मिनट, यहाँ 9 दे दिया, और इसको जो है खाली कर देते हैं, 1 मिनट, ये वाला खाली है, बीच में खाली है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो ये क्या हो गया, ये संख्या श्रेणी हो गया। ये तो बहुत ऐसे इजी भी आता है, बस आपको थोड़ी समझने की खेल होती है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ज़्यादातर मैं आपको स्पेशल गणित पर ही आपको मैं फोकस करूंगा, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो लड़के हिंदी से होते हैं, जैसे जो लड़के हिंदी से होते हैं, जैसे हिंदी से हो गया, है ना,
या संस्कृत से हो गया, संस्कृत से हो गया, संस्कृत से हो गया, है ना, या हिस्ट्री से हो गया, या और भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, कोई सारा सब्जेक्ट है जिसमें लड़के क्या करते हैं, वो मैथ नहीं पढ़ पाते हैं, मैथ को पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा समस्या होती है। वो 5 में से 5 बहुत कम मुश्किल होता है वो निकालना। तो मैं आपको बहुत आसान और ईजी में बताऊँगा। ये मैथ सबसे पहले बताऊँगा आपको, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, है ना? तो बस हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ताकि आपको सब चीज़ आपको मिलते रहेंगे समय से। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है युक्तियुक्त तर्क, यानी ये लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में इसमें देखिए हम देखते हैं क्या, युक्ति के ढांचे का बोध, इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट होता जैसे कि ये बात करने का एक तरीका है, बात करने की एक तरीका है, यानी बात करके किसी भी चीज़ को आप जब प्रेजेंट करते हैं उसकी तरीका है, यानी किसी चीज़ को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उसकी तरीका है, ठीक है? तो हम बात किए, उसको हम प्रेजेंट किए, है ना, कि किस रूप में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी ढांचा कैसे है, उसकी अवस्था आकृति कैसी है, ठीक। और उसके बाद इसमें इसको पढ़ने के बाद इसमें क्या है, आप पढ़ेंगे निगमनात्मक और अगमनात्मक। मतलब निगमनात्मक यानी आप पढ़ेंगे डिडक्टिव, क्या पढ़ेंगे, डिडक्टिव, डिडक्टिव लिखा हुआ डिडक्टिव, और एक पढ़ेंगे आगमनात्मक यानी इंडक्टिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक। इसमें क्या है, बस थोड़ी सी है, 2-3 वीडियो आप 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे, इसमें बहुत सारा खेल नहीं होता है। उसके बाद ये बिठाते हैं, उसके बाद क्या है, बेन आरेख है। देखिए हम किसी चीज़ को ना हम बेन आरेख के द्वारा भी दिखाते हैं, किसी भी आर्गुमेंट को दिखा सकते हैं, ठीक है, इशारा से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम अगर हम डायग्राम बनाएं, और एक मिनट गलती हो गया, कोई भी हम एक मान लीजिए फिगर बना रहे हैं, यहाँ बना दिए, अगर ऐसे कर दिए तो मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ और दिखेगा, हैं, और यही फिगर बनाए और ये आँखें, और थोड़ा-सा ऐसे ये ऐसे का मतलब क्या हो रहा है कि बंदा मुस्कुरा रहा है, ठीक है? ये थोड़ा स्माइल लग रहा है, ये गुस्सा लग रहा है, मुँह फुलाया हुआ लग रहा है। तो एक तरह से ये भी क्या है, ये भी हमें अपनी बातों को प्रेज़ेंट करने का तरीका है। हुँ? उसके बाद क्या है, प्रमाण। इसमें अनुमान और उपमान प्रत्यक्ष पढ़ना होगा। जैसे इसमें क्या है, इंडियन लॉजिकल है, इंडियन लॉजिक। इसमें आपको मुश्किल से 5 से 7 पॉइंट है जो आपको पढ़ना होगा। अब बहुत आप आसानी से पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ेंगे समझ जाएँगे। तो इसे क्या कर सकते हैं आप इसे इंडियन लॉजिक में आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, जो चीज़ें आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इंडियन लॉजिक वाले को आप इसको आराम से पढ़ सकते, 5 से 6 मिनट में आपको पूरा ये हर चीज़ें आपको खत्म कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे है ना, जो मेन चीज़ है ये अनुमान की संरचना, उसका प्रकार, व्याप्ति एंड हेतुआभास, ये 3-4 ठो है जो आपको जो है पढ़ाया जाएगा। अब इसमें दिया है, हम आगे चलते हैं तो यूनिट 7 इकाई 7 है जो आंकड़ों की व्याख्या है। इसमें 3 ही चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण। पहला है परसेंटेज, क्या है परसेंटेज, यानी परसेंट है, उसके बाद रेशियो है, एंड लास्ट क्या है, एवरेज है। अगर इसे आप सही से पढ़ लेंगे, तीन चीज़ों को सही से पढ़ लेंगे, तो डीआई आपको उम्मीद है कि 50% तक कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर इसको पढ़े हैं, तो हो सकता है कि कभी ऐसा पूछ दे
कि शायद उसको समझने में, पकड़ने में मुश्किल होगा। तो बहुत कम चांस होती है कि आरडीआई कैसे पूछ रहा है, उस वक्त जो है किस तरह से आपका दिमाग चल काम कर रहा है, बहुत जो है ये माने रखेगा उस वक्त जो है। तो फिलहाल में हम इसको, इसमें सबसे मेन चीज़ें हैं ये परसेंटेज, रेशियो और एवरेज आपको पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं इकाई 8 यानी यूनिट 8, जिसमें है आईसीटी। आईसीटी के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, यानी शिक्षक अभिवृत्ति में, कि बस इसमें क्या है कि ये आईसीटी का सामान्य और शब्दावली जो होता है, जैसे पूछ दिया कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जीपीएस का पूछ दिया, एमएलए का पूछ दिया, उसके बाद एचटीएमएल पूछ दिया, एचटीटीपी पूछ दिया कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो 1 से 2 सवाल आता है फुल फॉर्म के लिए आईसीटी से, और बाकी आता है इंटरनेट के बारे में पूछता है कि वैसे मान लीजिए मेल के बारे में पूछ दिया, मेल बेसिक जानकारी आपको चाहिए था इंटरनेट के बारे में। इसमें इसी में दिया तो कुछ पॉइंट दिया है, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल के बारे में थोड़ा सा पूछ देगा, और आईसीटी का संसाधन, ये सब इसमें आएगा आपको। उसके बाद जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, तो आजकल तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी, आपको मालूम होगा कि मोबाइल से जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें ये शामिल हो जाता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं 9वां में। 9वां में क्या है कि इकाई 9, जो कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, लोक विकास और पर्यावरण। पर्यावरण, ये जो ज्योग्राफी वाले हैं, जितने छात्र हैं ज्योग्राफी वाले, उनके लिए थोड़ा सा बहुत ईजी हो जाएगा। जो पढ़े रहेंगे समझिए, उनके लिए 5 नंबर वो फ्री का है, सॉरी 5 क्वेश्चन फ्री का है, नहीं 10 नंबर फ्री का है उनके लिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते हैं। लेकिन बाकी जो लड़के हैं उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें आपको देखिए विकास और पर्यावरण पर बातें किया जाएगा, जिसमें कि एम डी जी है और एस डी जी है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2 होता है जो सवाल पूछता जाता है, कब बनाया गया, कब क्या हुआ, इसके बारे में। उसके बाद मानव पर्यावरण व्यवहार, यानी मानव का पर्यावरण पर क्या व्यवहार है, और पर्यावरण यानी नेचर का मानव पर क्या व्यवहार है, इसके बारे में हो गया, आपको जानना होगा। उसके बाद जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, मुद्दे मतलब जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में क्या है कि एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जैसे सब लिखा है यहाँ पे स्थानीय में, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा यानी मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं। उसके बाद मानव स्वास्थ्य ये वाला है, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है प्रदूषकों का, उसके बारे में आपको थोड़ा जान जाएंगे। इसके बाद आता है एक्ट आता है, और एग्रीमेंट आता है। पर्यावरण अधिनियम जैसे 1986 हो गया, जलवायु पर क्या संबंधी परिवर्तन रहा है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किसके लिए है, रियो सम्मेलन क्या है, किसके लिए है, जैव विविधता जो है, एक इसको पहले खत्म करें, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद रियो सम्मेलन किसके लिए, क्यों है, जैव विविधता है सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय और संघीय है। इसके बारे में आपको जानना होगा डिटेल्स, जब आप वीडियो में पढ़ेंगे तब। इससे न बाहर जानिए और ना ही इससे कम जानिए, लेकिन बाहर से कोई चीज़ एक्स्ट्रा मत जानिए। जो एक्स्ट्रा लगेगा आपको एक्स्ट्रा तो बता ही दिया जाएगा। चलिए अब यूनिट 10 में आता है हायर शिक्षा और हायर एजुकेशन। इसमें प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी, उसमें कैसे शिक्षा थी, किस तरह से थी, उसके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद भारत में क्या शिक्षा की प्रणाली रही है, और उसके बिफोर 1947 और आफ्टर 1947, तो उसके पहले क्या थी, यानी प्राचीन में हो जाएगा। अब बाद में क्या, अभी फिलहाल में क्या, अभी हमारे जो है रणनीति है हमारी शिक्षा की, हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहला जो है
1968 में पहला जो शिक्षा की प्रणाली पर प्रभाव या चेंजेस किया गया, दूसरा किया गया 1986 में किया गया, और तीसरा पूर्ण रूप से किया गया है 2020 में, 2020 में किया गया है। ये लग रहा है 26 है गया, 0 है 0, ठीक है, 2020 में किया गया है। हालांकि बीच में 1991 में कुछ समथिंग बदलाव किया गया था, लेकिन पूरी तरह से ये प्रणाली को चेंज नहीं किया गया था। तो अभी इसको बारे में जानेंगे, ऊपर आइए। तो भारत में प्राचीन शिक्षा क्या थी, फिर आज़ादी के बाद क्या शिक्षा रही है, फिर प्राच्य यानी पुराना और पारंपरिक और गैर पारंपरिक कार्यक्रम क्या था शिक्षक का, उसमें क्या था, व्यावसायिक था, तकनीकी था, कौशल आधारित शिक्षा जो फिलहाल में चल रहा है, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा क्या है, नीतियाँ, उसके बाद नीतियाँ क्या है, सुशासन क्या है, राजनीतिक प्रशासन, नीतियाँ नहीं शिक्षा पे क्या क्या जी नीतियाँ, जैसे हम बताएं ना अभी, यहाँ पे नीतियाँ बनाई गई, तो क्या क्या इसका उद्देश्य रहा है, 1986 का क्या रहा है, अभी 2020 का सबसे अपडेट चल रहा है, सबसे ज़्यादा पूछा है कि इसमें क्या क्या नीतियाँ हैं, क्या कितना पक्ष, कितना समय तक कौन सा पक्ष रहा है, उसके बारे में ये जानना हर चीज़ को। तो ये रहा आपका 10 यूनिट था जो समय से ख़त्म हो गया है, इंग्लिश वाले से कम समय लगा हिंदी वाला में। चलिए एक बार और देख लीजिए, पहला क्या है, पहला है यानी पहला है आपका ये वाला, ये यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद यूनिट 2 क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद 3 क्या है, 3 है कॉम्प्रिहेंशन, 4 है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, 5 है गणित वाला, मैथ वाला हो गया, और 6 क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग है, और 7 DI है, जिसे बोलते हैं ना DI, और 8वां क्या है, ICT है, इसको डायरेक्ट आप ICT कर सकते हैं, ICT। 9वां क्या है, ये 9वां क्या है, 9वां है एनवायरमेंट से है, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट एनवायरमेंट से है, और 10वां क्या है आपका, हायर एजुकेशन से है, हायर एजुकेशन, कलमों ढंग से नहीं चल रहा ना, हायर एजुकेशन। चलिए तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, 28 मिनट का हो गया है। तो हाँ, आपको लास्ट में कुछ बात कहना था जो मैं कह दूँ आपको लास्ट में। लास्ट बात यही कहना था कि आप पहला पेपर और सेकंड पेपर में, पहला पेपर पे आप सिर्फ 30 से 35% ही एफर्ट लगाइएगा, और अपना जो सेकंड पेपर है उसमें आप 65 से 70% एफर्ट लगाइएगा। क्यों? क्योंकि पहला पेपर जो है, फर्स्ट पेपर बहुत बड़ा है, FIRST, बहुत क्या है, बहुत वास्ट है। आप कितना तैयारी करेंगे, कितना पढ़ेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको हर चीज़ लिमिट में बताएंगे, हर चीज़ आपको लिमिट में पढ़ाएंगे, और लिमिट ही पढ़ के आप आराम से जो है आप 30
प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। और पहला पेपर में 30 प्लस ही काफ़ी है। पहले पेपर में 30 ही क्या है, एनफ है, बहुत एनफ है, बहुत एनफ है। 30 अब कर देंगे, बहुत एनफ है। 30 प्लस या 30 कीजिए, बहुत एनफ है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा आपका अपना समय जो है पहले पेपर में लगा दिए और दूसरा पेपर आप कर ही ना पाए। ऐसा कुछ नहीं ना होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये बात कहना चाहते हैं लास्ट में कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको पहले पेपर पढ़ाएंगे, बहुत लिमिट में पढ़ाएंगे और आपको जो है कम समय में आपको हर चीज़ आपको बता देंगे, जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में आराम से आप 30 प्लस कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अपना सारा एफर्ट है आप क्या कीजिएगा, अपना सेकेंड पेपर में लगाइएगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ बस। बाकी बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।